दोस्तों नमस्कार। चुनाव जीतना है तो आपके पास पैसा होना चाहिए, यानी पॉलिटिकल फंडिंग के रास्ते खुले होने चाहिए। वो पैसा कहीं से भी आए, लेकिन उसको चुनाव में झोंक दिया जाए और सत्ता को अगर आप चुनौती देते हुए सत्ता पलट करना चाहते हैं तो पॉलिटिकल फंडिंग का दायरा बहुत बड़ा होगा। शायद इसीलिए भारत में 2014 का चुनाव अपने आप में सबसे महंगा चुनाव था। उस चुनाव को लेकर इस देश के भीतर विपक्ष की राजनीति जिस तरीके से प्रचार कर रही थी, उसमें यह सवाल वाकई उस वक्त बड़ा हो गया था, इतना पैसा कौन दे रहा है, इतना पैसा कहां से आ रहा है। कॉरपोरेट ने अपनी झोली खोल दी थी और यह भी था कि जो विदेशी फंडिंग थी वह भी उस दौर में सबसे ज्यादा थी। 11,000 करोड़ रुपए, 12,000 करोड़ रुपए, 14,000 करोड़ रुपए, यह उस दौर में जो विदेशी फंडिंग भारत के भीतर हो रही थी, ये उसके आंकड़े हैं। और ध्यान दीजिए, 2014 में सत्ता जब पलटी तो सरकार इसको बाखूबी जान गई, समझ गई। इस देश के भीतर जो भी राजनीति होती है वो पैसे पर टिकी होती है। इसीलिए यह माना गया और आज भी विपक्ष की राजनीति, खास तौर से जो बिहार और यूपी के क्षत्रप हैं, वो ये जानते हैं और मानते हैं कि दरअसल नोटबंदी ना आई होती तो उनकी राजनीति पर कोई रोक लगा नहीं सकता था। नोटबंदी आई और एक झटके में बिहार और उत्तर प्रदेश के क्षत्रप और उनकी राजनीति एक झटके में गायब हो गई, यानी कैश की राजनीति गायब हो गई। और यह सवाल बड़ा हो गया इस देश के भीतर, अब राजनीति करनी है तो पैसा आपके पास होना चाहिए। इसीलिए नोटबंदी के बाद हर कदम पर आप जरा ध्यान दीजिए, तब आप समझ पाएंगे कि दरअसल मौजूदा वक्त में कौन सी परिस्थिति है और सरकार की नजर इस वक्त कहां पर है। क्योंकि उसके बाद तुरंत याद कीजिए जीएसटी आ गया था, यानी इस देश के व्यापारी, छोटे बड़े व्यापारी, उन पर नकेल सरकार ने कस दी थी। जीएसटी के बाद के दौर को याद कीजिएगा तो फिर आपको इलेक्ट्रल बॉन्ड याद आएगा। इलेक्ट्रल बॉन्ड पॉलिटिकल फंडिंग का नायाब तरीका, जिसको डराया गया, जिसको धमकाया गया, जिसके दरवाजे पर एजेंसी भेजी गई, उसने पॉलिटिकल फंडिंग सरकार के लिए करनी शुरू कर दी। जब तक चलती रही तब तक वारे न्यारे होते रहे सत्ता के, सत्ता पक्ष की पार्टी के। यह अलग मसला है कि सुप्रीम कोर्ट ने उसे गैर कानूनी तो करार दे दिया, रोक भी लगा दी, लेकिन उस पैसे का हिसाब किताब यह कहकर नहीं समेटा कि यह ब्लैक मनी है। जी, राजनीति ब्लैक मनी पर सवार हो चुकी थी, लेकिन उसके ठीक समानांतर पॉलिटिकल पैसा रुकना नहीं चाहिए। और याद कीजिए, उसी दौर में बैंकों के जरिए जो आरबीआई सरकार को डिविडेंड देती थी, उसकी एक सीमा रेखा 50,000 करोड़ रुपए थी। उससे ज्यादा आरबीआई सरकार को नहीं देगी, लेकिन उस वक्त जलान कमेटी बैठाई गई और फिर उस सीमा को तोड़ दिया गया। और उसी का असर रहा कि इस बरस सरकार को 2,78,000 करोड़ रुपए डिविडेंड के तौर पर मिले। उसी दौर में याद फिर से कीजिए, पीएम केयर्स कैसे आया, वो पैसा कहां गया, किसने उपयोग में लाया। और सरकार ने कह दिया कि दरअसल ये कोई सरकारी संस्था नहीं है, ये एक प्राइवेट है, जिसकी जानकारी उन्होंने अदालत के भीतर दी। यह अलग मसला है कि उसके बोर्ड मेंबर्स हो या उसके सदस्य हो, वो सरकार के मंत्री रहे, बड़े बड़े नामचीन लोगों को जोड़ा गया, लेकिन सरकार ने हाथ पीछे खींच लिए। जी नहीं, ये गवर्नमेंट का नहीं है, यह अलग मसला है। सबसे पैसा लिया गया, सबने दिया, किसी डर से सत्ता पैसा मांग रही है, आपको देना होगा। लेकिन क्या इस दौर में एक नई स्थिति इस देश के भीतर अब खड़ी हो चली है? यह स्थिति क्या जेनजी के जरिए खड़ी हुई, युवाओं के जरिए खड़ी हुई, या फिर बीजेपी की लोकप्रियता, प्रधानमंत्री की लोकप्रियता जो चली आ रही थी 2014 से, वो 2024 में जब ढहती हुई दिखाई देने लगी तो एक झटके में सरकार उसके बाद इलेक्शन कमीशन को अपने हथेली में दबाच लेती है। यानी हथेली के भीतर इलेक्शन कमीशन क्या आ जाता है। पार्लियामेंट के भीतर बाहर खुलकर यह आवाज विपक्ष ने लगाई, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, इलेक्शन कमीशन के दरवाजे पर पहुंची।
चाहे वो ईवीएम का सवाल हो, चाहे एसआईआर का सवाल हो, ये सारी चीजें उस पॉलिटिकल फंडिंग के पैरेलल में इंस्टीट्यूशंस के लिहाज से चलने लगी। लेकिन आज की तारीख में क्या स्थिति है? क्या सरकार की लोकप्रियता खत्म हो चली है? क्या प्रधानमंत्री मोदी ने जो नजारा जंतर मंतर पर देखा, इस देश के जनजी के भीतर का विरोध देखा, और ऐसा नहीं है कि सरकार के पास कोई रिपोर्ट पहुंची नहीं होगी कि जंतर मंतर की नब्ज जो थी, जो धुरी थी, उसमें प्रधान नहीं, प्रधान सेवक निशाने पर थे। यानी प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता इस दौर में गायब हो गई। इसी दौर की पूरी प्रक्रिया को अगर समझें तो जहां जहां मुख्यमंत्री बनाए गए दिल्ली के जरिए, वहां पर उन नेताओं की पहचान बिना दिल्ली के आसरे कुछ भी नहीं है। आप कोई भी नाम ले सकते हैं और उसकी ताकीद इस दौर में कर सकते हैं कि जैसे बिहार, पहली बार बिहार का मुख्यमंत्री बीजेपी का है और पहली बार उपचुनाव वह भी बीजेपी अध्यक्ष की सीट खाली करने पर बीजेपी चुनाव हार गई। सम्राट चौधरी को दिल्ली ने मुख्यमंत्री बनाया, वहां के विधायकों ने नहीं। जनता दल यूनाइटेड निशाने पर आ गई। वो कंगाल तो उसी वक्त हो गई थी जब नोटबंदी आई थी। आरजेडी भी कंगाल उसी वक्त हो गई थी। समाजवादी पार्टी के पास भी लाले पड़ गए थे और बीएसपी तो पूरे तरीके से कंगाल ही हो गई, जिसका जिक्र उस दौर में बाखूबी फैक्ट्स के साथ हुआ है। लेकिन आज जिक्र इस बात का जरूरी है, क्या सरकार को अब खतरा मंडराने लगा है? वो राजस्थान हो, वो मध्य प्रदेश हो, वो छत्तीसगढ़ हो, वो बिहार हो, यानी हिंदी पट्टी के भीतर इस वक्त बीजेपी की लोकप्रियता हाशिए पर है। प्रधानमंत्री का अपना चेहरा हाशिए पर है। और अगर इस दौर में जेनजी एक बड़े वोटर की शक्ल में खड़ा हो जाएगा तब क्या होगा? और जंतर मंतर पर यह आवाज बाखूबी उठी है। तो क्या इसीलिए अब पहली बड़ी लड़ाई या कहें पहला बड़ा निर्णय सरकार खुद लेने की स्थिति में आ गई और उसने अब तय किया है कि जो विदेशी पैसा भारत में आता है, जो 2011, 12, 13 में बहुत ज्यादा आया था, इस वक्त भी आ रहा है और पिछले बरस वो 23,000 करोड़ रुपए भारत के भीतर आए हैं फॉरेन। जो फंडिंग तो ना कहें, उसको एफसीआरए के तहत लाया जाता है, यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटरी एक्ट के तहत वो पैसा आता है। वो विदेशी चंदे के तौर पर आता है, विदेशी कॉरपोरेट के आश्रय जो सीएसआर का 2% होता है वो निकल कर आता है। बीते बरस जो पैसा आया वो 22,963 करोड़ का है और उससे पहले 27,000 करोड़ रुपए भारत में आए थे। अब भारत सरकार को यह लगने लगा, या कहें मोदी शाह को यह लगने लगा है, अगर यह पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन के तौर पर इस देश के भीतर चल निकला तो उनकी सरकार तो डगमगा जाएगी। कॉरपोरेट का पैसा, कॉरपोरेट के संबंध और कॉरपोरेट पर सरकार का शिकंजा, इन तीनों परिस्थितियों को एक साथ इस रूप में समझिए। इस देश के भीतर में कोई भी बड़ा बिजनेसमैन हो, बड़ा कॉरपोरेट हाउस हो, वह सीधे तौर पर इस देश में बीजेपी को चुनौती देने वाली राजनीतिक पार्टी को फंडिंग नहीं कर पाता है। अगले दिन से उसके लिए मुश्किल शुरू हो जाएगी। लेकिन इस दौर में जो सरकार के भीतर की रिपोर्ट है कि जो पैसा अमेरिका से आ रहा है, जो ब्रिटेन से आ रहा है, जो जर्मनी से आ रहा है, जो यूरोप से आ रहा है, जापान से आ रहा है, यूनाइटेड अरब अमीरात से आ रहा है, कनाडा से आ रहा है, इन तमाम जगहों से इस बरस भी पैसा तकरीबन इस दौर में 6,000 करोड़ से ज्यादा इस दौर में पैसा आया। जो सरकार अपना आंकड़ा बतलाती है, बतलाती क्या है, जो सरकार के जरिए जो एजेंसियां काम करती है, फाइनेंस की निगरानी करती है, उनके पास ये आंकड़ा मौजूद है। अब सरकार को लगने लगा कि पूरा कंट्रोल होना चाहिए, अन्यथा उसकी जो लोकप्रियता खत्म हुई है उसमें कहीं वह निशाने पर ना आ जाए। और निशाने पर ना आ जाए इसको लेकर पूरी दुनिया के भीतर भी शोर मचा, भारत के भीतर भी शोर मचा। इस दौर में अमेरिका से खासा पैसा भारत में आया और भारत सरकार को यह लगने लग गया कि दरअसल ये मुश्किल हालात होंगे। और पहली बार विदेश मंत्रालय ने खुलकर कहा यह अमेरिका तय नहीं करेगा,
यह भारत की संसद तय करेगी। और इसके साथ ही सरकार के तमाम सांसद खुलकर यह कहने से चूके नहीं कि दरअसल जो पैसा आएगा वो भारत के भीतर डिस्टरबेंस पैदा करेगा, राजनीतिक तौर की परिस्थितियों को बदलने लगेगा। यह बात खुलकर आने लगी है। सांसदों की आवाज सुन लीजिए, बीजेपी के नेताओं की आवाज पहले सुन तो लीजिए जिसका जिक्र हम कर रहे हैं। पूरा देश समझ रहा है कि ये जो एफसीआरए है, फॉरेन कंट्री से, विदेश से जो पैसा फंडिंग इस देश में किया जाता है, हमारे देश के ही अमन चैन को और देश के संप्रभुता को चुनौती देने का काम करता है। इसीलिए ये जो कानून है, ये कानून इतना ही है कि जो विदेश से पैसा यहां फंडिंग हो रहा है उसका हिसाब दिखाओ। ये कौन सी गलत बात है? इस देश को तो ये जानने का हक है कि अमेरिका हमारे देश में किसी भी एजेंसी को इतना पैसा क्यों भेज रहा है। और ये जो बिल जो आ रहा है, मैं तो कहूंगा कि ये सन 2014 में लाना चाहिए था। ये एफसीआरए कानून तो पहले ही था, लेकिन ना उसका दांत ना था, ना उसका नखून था। सरकार पूरा कंट्रोल चाहती है, एब्सोल्यूट कंट्रोल। और वो बिल्कुल नहीं चाहती है कि इस देश के भीतर अब किसी भी तरीके की कोई भी फाइनेंशियल आवाजाही उसकी जानकारी के बगैर हो, या फिर उसके पास ऐसी कोई ताकत अब होनी चाहिए वो कभी भी रोक लगा पाए। और अगर रोक लगाने से पहले भी अगर वो पाबंदी लगाना चाहे तो वो लगा पाए, ऐसी व्यवस्था सरकार करने की दिशा में बढ़ गई। इसीलिए यह तय हुआ कि अब जो आखिरी 3 पार्लियामेंट के बचे हैं, 11-12, जी 10, 11, 12 है, लेकिन 11-12 की तारीख तय की जा रही है। क्यों नहीं एफसीआरए बिल ले आया जाए। अब इस बिल के जरिए या बिल के लेकर सरकार के भीतर के जो सवाल हैं, सरकार की लोकप्रियता कम हो गई, जो डमी सीएम बने हुए हैं जिन राज्यों के भीतर, उन राज्यों में बीजेपी के नेताओं के भीतर सवाल है, कोई भी कभी भी खड़ा हो सकता है, यह डर भी है। और इस दौर में जेनजी ने एक ताकत के तौर पर खुद को जतला दिया, दिखला दिया, और 12 बरस में पहली बार एक कैबिनेट मिनिस्टर का इस्तीफा हो गया। इस दौर में इस देश के भीतर जो एनजीओ का काम करते हैं, उस एनजीओ के भीतर सबसे ज्यादा इस देश का जेनजी काम करता है। तो जो पैसा बाहर से आता है वो एनजीओ में आता है, और एनजीओ में इस देश का जेनजी भी काम करता है। तो वह भी आप अपने कमांड में अब रखना शुरू कर दीजिए। हालांकि धार्मिक स्थलों को लेकर, वो मंदिर हो, वो मस्जिद हो, वह गिरजाघर हो, चर्च हो, उनको भी पैसा जाता है, लेकिन उसके साथ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन और हेल्थ इंस्टीट्यूशन के पास भी वो पैसा जाता है। लेकिन इन माध्यमों से आने वाला पैसा सरकार जानती है कि दरअसल 2011-12-13 जब मनमोहन सरकार के खिलाफ माहौल बन रहा था, उस वक्त बीजेपी जब खड़ी हो रही थी, तो कहां से पैसा किस रूप में आ रहा था। 2010 में एफसीआरए कानून मनमोहन सिंह लेकर जरूर आए, लेकिन उसके दांत इतने पैने नहीं थे जिस बात का जिक्र अब बीजेपी के नेता करने लगे हैं। लेकिन उसके अगला सवाल कहीं बड़ा है। इस दौर में होगा क्या? क्या उसका व्यापक असर होने वाला है? जो चीजें आ रही हैं, विदेशी चंदे पर नियंत्रण, निगरानी सरकार कह रही है हम मजबूत करने वाले हैं। जो संपत्ति उससे बनाई जाती है उस पर कब्जे और शक्ति का यानी कब्जा भी कर सकते हैं और उसको अपने हिस्से में ला भी सकते हैं, यह भी प्रावधान किया जाए। हालांकि यह रियायत देने का जिक्र है कि जो पहले हो गया सो हो गया, यानी रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होगा, अब से होगा, यानी पिछली तारीख से नहीं होगा। जाहिर है इससे सबसे ज्यादा प्रभावित एनजीओ और माइनॉरिटीज इंस्टीट्यूशंस होने वाले हैं, एजुकेशन और हेल्थ इंस्टीट्यूशन होने वाले हैं, और विदेशी पैसा जो भी आएगा उसके एक एक रुपए की जानकारी सरकार के पास हो। अमेरिका में इसको लेकर टीका टिप्पणी शुरू हो गई। दोनों ही, रिपब्लिकन हो या डेमोक्रेट्स हो, दोनों ने कहा ये क्या कर रहे हैं आप। लेकिन सरकार को इस दौर में समझ में आने लगा कि जब ऐसी स्थिति देश के भीतर आ रही है जहां वो मुश्किल में होगी, तब वो क्या करे और क्यों मुश्किल में होगी, और जिस लिहाज से वो आगे बढ़ रही है उसमें जो जो प्रावधान रखे गए हैं
उसमें एफसीआरए को लेकर जो रजिस्ट्रेशन कराना होगा सरकार तय करेगी। किसी ने पहले सरेंडर कर दिया, दोबारा उसको रिन्यूअल करना चाहती है, सरकार तय करेगी। किसी को उसका सर्टिफिकेट चाहिए, सरकार तय करेगी। विदेशी चंदे पर कोई दूसरी संपत्ति अगर खड़ी हो गई, सरकार एक झटके में उसके अपने हिस्से में ला सकती है। और इन सब के साथ सरकार कह रही है ये पारदर्शिता है। इंस्टीट्यूशन कह रहे हैं दुनिया भर के भीतर जो भी कॉरपोरेट का पैसा जो सीएसआर का होता है उसके तहत तो ये पैसा दुनिया भर के भीतर आता है। अमेरिका तो सबसे ज्यादा देता है और खास तौर से इस देश के भीतर में वो इंस्टीट्यूशन जो लंबे वक्त से चले आ रहे हैं उन पर ताला लग जाएगा। सरकार कह रही है बिल्कुल नहीं। अब सवाल है, सरकार ये कह रही है, लेकिन अगला सवाल अब कांग्रेस ये कहकर उठा रही है आरएसएस के पास पैसा कहां से आता है? आपने उसको देखा, समझा, परखा है? यह भी कह रही है कि दरअसल इस तरीके का कानून ऐसे माहौल में लाना, यह मैसेज बहुत साफ है कि दरअसल आपकी निगाहें कहां पर है और आप कहां फंस चुके हैं। और आप जो इस देश के भीतर एब्सोल्यूट कंट्रोल चाहते हैं वो सिर्फ अपनी गद्दी को बचाने के लिए चाहते हैं। कांग्रेस अब इस अंदाज में है, यानी पार्लियामेंट के भीतर टकराव होना तय है। लेकिन नायाब सवाल यह है कि बीजेपी की परिभाषा और कांग्रेस की परिभाषा और इस दौर की राजनीतिक परिस्थितियां और जेनजी का खड़ा होकर सोशल और पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन की दिशा में देश को ले जाकर खड़ा करना और कॉरपोरेट का आगे बढ़कर इसके हक में कहना, और उसके साथ साथ इस बात का भी जिक्र हो रहा है कि भारत का जो कॉरपोरेट है वो सीएसआर यानी जो उसकी कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का पैसा आता है वो ज्यादातर पैसा आरएसएस के पास जा रहा है। और आरएसएस इस देश में जो भी काम करता है उसमें सीएसआर का ही पैसा है। और इसी के मद्देनजर दुनिया भर के कॉरपोरेट उसी तर्ज पर अलग अलग इंस्टीट्यूशंस को पैसा देते हैं। यहां पर ब्रेक नहीं, वहां पर ब्रेक। इन कॉरपोरेट पर दबाव कि हम इस लिहाज से काम कर सकते हैं। जरा कांग्रेस की बात सुन लीजिए। We told our concern very clearly. LOP told very concern very strongly that FC and party stand is very clear and their opposition stand is very clear on that. They cannot bring FCRA in that old format at all. Because it is against the, because RSS can do anything, but no other NGO. This mindset cannot be approved. Therefore, we will oppose it very strongly. We are not going to allow them to pass that type of इस प्रकार के वातावरण में जब माननीय गृह मंत्री और माननीय प्रधानमंत्री एक राजनीतिक हट और जिद के कारण संसद में आने को तैयार नहीं है, लोकतंत्र के मंदिर में आने को तैयार नहीं है, उस वक्त के दुराव और विश्वास के माहौल में इस प्रकार की बिलों को लाना जानबूझकर आखिरी 2-3 दिनों 4 दिनों में, मैं समझता हूँ बिल्कुल गलत कूटनीति है, बिल्कुल गलत प्रयास है और ये धौंस की राजनीति होगी। ये किसी रूप से एफसीआरए के बारे में नहीं है, ये कंट्रोल फ्रीक सरकार के द्योतक हैं जो कंट्रोल एक्सरसाइज करना चाहती है हर संस्था पे, और वो हर संस्था पे कंट्रोल इसलिए करना चाहती है जिससे कि वो उनको हैरेस कर सके। हालांकि इसमें कोई दो मत नहीं कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर पैसों के जरिए किसी भी देश के भीतर इंस्टीट्यूशन के जरिए अपने देश को लेकर यह जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन होता है उससे एक दबाव भी बनाया जाता है, जिसका जिक्र कई देशों के भीतर हुआ भी है। और पहली बार यह भी सवाल है कि अमेरिका क्या भारत के ऊपर कोई दबाव बना रहा है कि वो भारत ट्रेड डील की दिशा में बढ़े, टैरिफ पर सहमति जता दे। और भारत के भीतर उठने वाले सवाल जो मौजूदा सरकार को लेकर हैं वो सरकार के गवर्नेंस के भीतर उसी पॉलिटिकल फंडिंग के आश्रय किस तरीके से सरकार मजबूत रहती है और कैसे पैसा लुटाती है, यह सवाल भी भारत के भीतर खड़ा हो चला है। क्योंकि ध्यान दीजिए, इस दौर में जो करप्शन की चीजें निकल कर आ रही है उसमें कैग ने 4 दिन पहले एक रिपोर्ट दी और बताई कि लगभग 54,282 करोड़ रुपए 15 मंत्रालयों ने जो खर्च किए उसमें लगभग 33,973 करोड़ का कोई जानकारी ही नहीं दी गई कि खर्च हुआ कहां, यानी यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट उसने दिया ही नहीं है।
दूसरी खबर उसके बाद तुरंत आई कि दरअसल इस दौर में जो 22 कंपनियों को 2192 करोड़ रुपए बांटे गए, उसमें 15 कंपनी सरकार के उसी पैनल में शामिल है और बाकायदा उनके नाम और कितनी रकम उठाई गई यह भी आ गया। और सरकार की जो योजनाएं हैं वो पहली बार निकल कर आ रही है कि दरअसल उसमें भी सरकार कुछ खर्च कर नहीं पाती है। मसलन स्वच्छ भारत, उसमें पैसा रिलीज किया गया 5,800 करोड़ और आपने खर्च किया 2,200 करोड़, बाकी पैसा कहां गया? स्मार्ट सिटी 9,700 करोड़ रुपया रिलीज किया गया, खर्च हुआ सिर्फ 182 करोड़, बाकी पैसा कहां गया? जो अटल मिशन जो अमृत के नाम पर चलता है उसमें पैसा रिलीज हुआ 8,400 करोड़, खर्च हुआ 2,400 करोड़, बाकी पैसा कहां गया? प्रधानमंत्री आवास योजना, पैसा रिलीज हुआ 9,700 करोड़, खर्च हुआ 2,000 करोड़ रुपए, बाकी पैसा कहां गया? जो दीनदयाल अंत्योदय योजना है या कहें उसके साथ जो अर्बन लाइवलीहुड मिशन है उसमें तकरीबन 1,500 करोड़ रुपए रिलीज किए गए, खर्च हुए 848 करोड़। यानी इन टोटलिटी में योजनाओं को लेकर 79% रकम कहां पर है कोई नहीं जानता है, खर्च हुआ है सिर्फ 21%। यानी पैसे के आसरे सत्ता, गवर्नेंस के लिए पैसा और उस पैसे से कॉरपोरेट पर नकेल, कॉरपोरेट के जरिए इस देश के वोटर को प्रभावित करने के साथ सब कुछ अपने हाथ में लेना और जो चुनाव के लिए पैसा चाहिए उसके लिए अपोजिशन के पास पैसा ना पहुंच पाए इसकी व्यवस्था करना। और अब अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भी जो कंट्रीब्यूशन कॉरपोरेट का होगा वो नहीं होगा, ये डर है। हालांकि आज खुलकर MEA यानी विदेश मंत्रालय ने कह दिया अमेरिका जो कह रहा है उसकी नहीं चलेगी, संसद तय करेगी। देखिए, हम लोगों ने भी जिस मसले का आप जिक्र कर रहे हैं उसको हम लोगों ने देखा है, उस पर कई एक टिप्पणियां आई हैं। जहां तक विधायी मामले का सवाल है और भारत के अपने विधायी मामलों का सवाल है, ये हमारी अंदरूनी खुद का मामला है जिस पे हमारी संसद उस पर निर्णय लेती है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि दुनिया में कई एक ऐसे राष्ट्र हैं, देश हैं जिसमें अमेरिका भी शामिल है, जो विदेशी कोष को, विदेशी फंड्स को विनियमित करते हैं। और संसद में यह बिल सोमवार, मंगलवार या बुधवार किसी दिन भी लाया जा सकता है। कांग्रेस ने अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी कर दिया, हर कोई मौजूद रहे। बीजेपी ने भी कह दिया हर कोई मौजूद रहे। तमाम विपक्ष के सहयोगी जो हैं और जो NDA के सहयोगी हैं उनको भी कहा जा चुका है सभी मौजूद रहें। इसके दो मतलब बहुत साफ हैं। अभी तक जो शोर है कि प्रधानमंत्री पार्लियामेंट के भीतर क्यों नहीं आते हैं, गृह मंत्री जंतर मंतर पर जवाब देने के लिए पार्लियामेंट क्यों नहीं आ रहे हैं, सुबह से लेकर रात तक वो पार्लियामेंट में बैठते हैं, अपने कैबिन में रहते हैं, लेकिन सदन में क्यों नहीं आते हैं। इस बात का जिक्र आज संसदीय मंत्री रिजिजू भी कहने लगे कि दरअसल वो पार्लियामेंट में तो रहते हैं। सुन तो लीजिए। देखिए, मैं बार बार दोहरा रहा हूं, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अमित शाह जी comes to the parliament very early morning and he leaves the parliament complex in the late night. Whole day he is serving the nation, working. Whenever home minister speaks in the parliament, it will be on a relevant issue at right time. तो पार्लियामेंट में रहते हैं लेकिन सदन में नहीं आते हैं। और इस पूरी प्रक्रिया के भीतर तय यह हुआ कि क्यों नहीं एक बड़ी लकीर खींच दी जाए। और बड़ी लकीर खींचने का मतलब यह है कि पॉलिटिकल तौर पर एक बड़ा झटका उन विपक्षी राजनीतिक दलों को, उनके पीछे खड़े उन लोगों को, या फिर अंतर्राष्ट्रीय तौर पर कॉरपोरेट और अमेरिका को भी कॉरपोरेट के जरिए यह मैसेज दिया जाए, हम आपके लिए खड़े हैं ना, लेकिन हमारी गद्दी पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। और यहीं से भारत के भीतर दो बड़े सवाल खड़े हो चुके हैं। क्या वाकई सत्ता पैसों के जरिए बदली जाती है, पलटी जाती है, जो एक पॉलिटिकल परसेप्शन इस देश में बनाया गया, या फिर जनता खड़ी हो जाती है। जेनजी जब जंतर मंतर पहुंचा तो वह खाली हाथ था, उसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन दुनिया भर से जो ऑर्डर उसके खाने के लिए दिए गए, उसने एक झटके में यह मैसेज दे दिया कि इतनी बड़ी तादाद में कौन ऑर्डर दे रहा है,
जी, वो ऑर्डर भी आने वाले वक्त में नहीं दिए जा सकेंगे। यह व्यवस्था सरकार चाहती है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जो भारत के लोग, जो भारत के छात्र पढ़ने गए, उन्होंने देखा समझा और वो नहीं आ सकते थे, तो उन्हें लगा कि इस देश के भीतर पहली बार छात्र खड़ा हुआ है, जनजी खड़ा हुआ है, और भविष्य हर किसी का अंधेरे में है, तो क्यों नहीं उसकी मदद की जाए, चाहे हम फिजिकली वहां ना पहुंच पाए। वो मदद इस कानून के बाद नहीं आ पाएगी। तो क्या सरकार के भीतर तीन बेचैनी बहुत तेजी से रेंगने लगी है? पहली बेचैनी तो जनजी को लेकर है। इसने जिस तरीके से खुद को खड़ा किया और कैबिनेट मिनिस्टर का इस्तीफा हो गया, और इसके बाद पूरे देश में कमोवेश हर तबके के भीतर सवाल पूछने की तमन्ना जागने लगी, और जो मीडिया था जिस पर सरकार ने नकेल कस रखी थी, उसको लेकर जो घृणा और आक्रोश का भाव जंतर मंतर पर नजर आया, उसमें उन मीडिया कर्मियों को भी सोचना पड़ गया वो क्या करें, कहां जाएं। मीडिया का अपना बिजनेस मॉडल सरकार के साथ खड़ा है, लेकिन पत्रकार वहां पर क्या करे। इसने एक झटके में एक पिलर को डिगा दिया है। दूसरी परिस्थिति बाकी पिलर्स की है, जिसमें जुडिशरी और नौकरशाही आती है। उसके भीतर भी हड़कंप है। अगर यह परिस्थिति डेवलप हो गई तो क्या होगा। तीसरी परिस्थिति, सरकार की जो लोकप्रियता थी वो हाशिए पर चली गई। अब लोकप्रियता नहीं बचेगी, तो अगर आप चुनाव जीत रहे हैं लेकिन आप लोकप्रिय नहीं हैं, तो जाहिर है इलेक्शन कमीशन एक झटके में कटघरे में होगा। इस दौर में चाहे आपने एसआईआर और बाकी माध्यमों से चीजें कर ली, लेकिन जेनजी जब खड़ा हो जाएगा यह कहते हुए मैं वोटर हूं, और उसका तबका 30% के लगभग है, तब फिर क्या होगा। ये तीन परिस्थितियां सरकार को परेशान कर रही है। इसलिए इंतजार कीजिए 10 से 11-12 किस दिन ये कानून आता है, और उस दौर में कौन कौन से सवाल कैसे कैसे उठते हैं। लेकिन एक डर सरकार के भीतर है, और उस डर का निदान यही है, नोटबंदी के दौर में जो कुछ जिस तरीके से पॉलिटिकली कर दिया गया, अब उसी अंदाज में फॉरेन कंट्रीब्यूशन को रोकते हुए मैसेज इस देश के एनजीओ, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, हेल्थ इंस्टीट्यूशंस, माइनॉरिटीज से जुड़े हुए तमाम चर्च हो या मस्जिद हो या मंदिर ही क्यों ना हो, लेकिन आरएसएस के पास पैसा कहां से आता है, कैसे आता है, इसको लेकर खामोशी बरती जाए। जी, यही वो सवाल है जो सरकार को डरा रहा है, और डरती हुई सरकार संघ की शरण में भी है। और सरसंघचालक मोहन भागवत खुले तौर पर यह कहने से चूक नहीं रहे, जनजी एंटी नेशनल नहीं है, हो ही नहीं सकता है। लेकिन एंटी नेशनल कौन किसे कह रहा है और क्यों कह रहा है, और सरकार इस पर चुप्पी क्यों थाम लेती है, इस पर तो सरसंघचालक मोहन भागवत ने भी खामोशी बरत ली। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।